हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे इस वीडियो में नवंबर मंथ का सेकेंड और थर्ड वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, दोनों वीक इसमें इंक्लूड है। तो समझते हैं। देखो, 37वें राष्ट्रीय खेल, ठीक है, नेशनल गेम्स 37वें नंबर के 9 नवंबर को गोवा में संपन्न हुए। ठीक है, तो गोवा में हुए हैं इस बार के राष्ट्रीय खेल। याद रखना किस राज्य ने करवाए हैं, तो गोवा ने। ठीक है, तो नेशनल खेल यानी नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेल 25 अक्टूबर को गोवा में शुरू हुए थे और 9 नवंबर को समाप्त हुए। ठीक है, इन राष्ट्रीय खेलों में जो सबसे शीर्ष पर राज्य रहा है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, इसने 75 स्वर्ण जीते और टोटल 220 पदक जीते। ठीक है, कांस्य और रजत मिलाकर 220 और स्वर्ण। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरे नंबर पे था वो था सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इसने 64 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर रहा और हरियाणा 58 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर। तो कम से कम पहला तो राज्य याद रखना जिसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो वो था महाराष्ट्र। ठीक है, और ये पहली बार गोवा में आयोजित किए गए। ठीक, तो याद रखना। और जो अगले होंगे 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल, वो कहाँ पर होंगे, उत्तराखंड में। तो ये भी साथ में याद रखना। ठीक है, तो अगले अक्टूबर नवंबर 2024 के होंगे वो उत्तराखंड राज्य में होंगे। ठीक, तो इतना इसमें याद रखना राष्ट्रीय खेल से। ठीक है, आगे देखो, अंडमान सागर में पहली बार, ठीक है, अंडमान सागर में पहली बार आयोजित म्यांमार रूस समुद्री सुरक्षा अभ्यास मारूमैक्स 8 नवंबर को संपन्न हुआ। तो याद रखना इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये अंडमान सागर में है। ठीक है, अपने हिंद महासागर के पास अंडमान निकोबार इंडिया का उसके जो पास का एरिया है उसे अंडमान सागर बोलते हैं। ठीक है, इसमें म्यांमार वाला एरिया जो है, ठीक, तो उसे बोलते हैं अंडमान सागर। ठीक, तो इसमें पहली बार आयोजित हो रही है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो म्यांमार और रूस के बीच का एक्सरसाइज है, याद रखना। ठीक, कौन सा? मारूमैक्स, म्यांमार और रूस। ठीक, पहले म्यांमार रूस समुद्री सुरक्षा अभ्यास में जहाज और विमान शामिल थे। 7 से 9 नवंबर तक माइक के पश्चिम में आयोजित किए गए। ठीक है, तो याद रखना। अब उनको बस ये नाम याद रखना, मारूमैक्स किन दो देशों के बीच में और कहाँ पर हुआ है, लोकेशन भी याद रखना इसकी। ठीक है, तो म्यांमार और रूस के बीच अंडमान सागर में हुआ है। ठीक, फरवरी 2021 में तख्ता पलट के बाद ये क्वेश्चन भी आया था एमपीपीएससी में। ठीक है, 21 पड़ोसी देश के, भारत के 21 पड़ोसी देश में तख्ता पलट हुआ है। ठीक है, तो वो था म्यांमार। तो इसलिए उस टाइम पे भी करंट में था, इस टाइम पे भी ये वाला शायद सागर से रिलेट करके आ जाए। ठीक, म्यांमार और रूस की कौन सी एक्सरसाइज, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो फरवरी 2021 का जो तख्ता पलट हुआ था म्यांमार में, उसमें म्यांमार और रूस के बीच नजदीकियां बढ़ गई है। ठीक है, तो उसमें क्या है, सैन्य कार्रवाई है। ठीक है, सैन्य को बढ़ावा देने के लिए दोनों के बीच, म्यांमार और रूस के बीच क्या है, नजदीकियां बढ़ गई हैं। ठीक है, उसी के कारण इसमें ये पहली एक्सरसाइज हुई है, याद रखना, मालूम नेक्स्ट। ठीक है, आगे देखो, अगली एक्सरसाइज है मित्र शक्ति। ठीक है, तो इसका नाम भी याद रखना, मित्र शक्ति। ये 16 नवंबर 2023 को पुणे में शुरू हुई। ठीक है, किन दो देशों के बीच है, सीधा नाम याद रखना, मैंने इसमें लिखा नहीं है, तो इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, मित्र शक्ति 2023 इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, याद रखना 16 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, 29 नवंबर तक चलेगी, डबल बार लिख गया है। ठीक है, तो नाम याद रखना, देश मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में मित्र शक्ति 2023। ठीक, तो दोनों एक्सरसाइज याद रखना, इंपोर्टेंट है। आगे देखो, आगे क्या, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ISRI ने धान की पूषा, ठीक है, पूषा 2019 किस्म विकसित की है। तो याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है करंट से रिलेटेड, कौन सी किस्म किसने विकसित की है, किसकी विकसित की है, धान की पूषा 2019। ठीक, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएगी करंट से रिलेटेड करके। ठीक है, तो धान की पूजा 2019 किस्म विकसित की गई भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा। ठीक है, तो ISRI ने पराली जलाने से निपटने के लिए इस किस्म को विकसित किया है। पराली से इसका क्या संबंध है, आगे समझते हैं। इस किस्म के पकने का समय कम होता है, मतलब इस किस्म को, धान की जो एक नई किस्म है, इसको पकने में कम समय लगता है, जिससे क्या किसानों को 28-30 दिन अतिरिक्त मिल जाते हैं। ठीक है, उससे क्या है, तो खेतों की सफाई अपने आराम से कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे पराली का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो अभी किस्म चल रही है धान की, उनमें क्या टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो नई फसल उगाने के लिए टाइम कम मिलता है, तो उसके बीच का जो टाइम है वो कम रहता है। लेकिन इससे क्या होगा, जल्दी फसल पक जाए तो टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, तो खेतों की पराली नहीं जलाई जाएगी। पराली इसलिए जलाते थे क्योंकि तुरंत वो साफ हो जाए खेत, ठीक है, नई फसल के लिए।
लेकिन इसमें टाइम मिल जाएगा तो वो क्या जलाएंगे नहीं, फिर व्यवस्थित तरीके से उसको साफ करेंगे। ठीक है, ये है, इसलिए इसको विकसित किया गया है। तो धान की फसल की रोपाई आमतौर पर जून में होती है, यह आमतौर पर अक्टूबर अंत में फसल के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, इसके कारण किसानों के पास अगली गेहूं की फसल बोने के लिए अपने खेतों को तैयार करने के लिए बहुत कम समय होता है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में, लेकिन इस किस्म आ जाएगी तो इसमें क्या टाइम काफी मिल जाएगा। तो पूसा 2019 वर्तमान में प्रयुक्त पूसा 40 का ही एक उन्नत संस्करण है। तो पूसा 44 क्या ये भी एक चावल की किस्म है, तो याद रखना। पूसा 44 को परिपक्व होने में 155 से 160 दिन का समय लगता है, लेकिन इसमें क्या है जो नई है 2019 में 120 से 125 दिन तक ही लगते हैं पकने में। ठीक है, तैयार होने, फसल होने में। तो इससे क्या होता है, किसानों को अगली फसल के लिए अपने खेत तैयार करने में लगभग 30 दिन का समय मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टाइम मिल जाएगा, तो किसान क्या पराली नहीं जलाएंगे, तो उसको क्या व्यवस्थित तरीके से खेत की सफाई कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या होता है, टाइम मिलता नहीं है तो सफाई करेंगे तो काफी टाइम लग जाता है, तो वो क्या तुरंत पराली आग लगा देते हैं, जला देते हैं। इससे क्या खेत 1-2 दिन में रेडी हो जाता है। इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच 7 से 9 नवंबर 2023 तक उत्तरी बंगाली खाड़ी में बोंगो सागर 2023, ठीक है, या बोंगो सागर 23 का आयोजन किया गया है। ठीक, तो याद रखना। ठीक है, ये भी एक्सरसाइज है, तो ये भी याद रखना। कौन सी है, बोंगो सागर। तो बोंगो सागर किन दो देशों के बीच है, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, 3 एक्सरसाइज हो चुकी है, याद रखना। ठीक, तो बोंगो सागर 23 भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का 4था संस्करण है। तो ये याद नहीं रखना कौन सा संस्करण है, कैसा है। ठीक है, कॉर्पोरेट 23 में दोनों सेनाओं के बीच किया गया पहला मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास भी शामिल था। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस एक्सरसाइज में नौसेना के साथ साथ क्या मानवीय सहायता और जो आपदा राहत होती है उसके लिए भी एक्सरसाइज कर रहा है इसमें पहली बार। ठीक, तो ये याद रखना। तो कौन सी, बोंगो सागर 23। ठीक, आगे देखो, सरकारी हस्तक्षेप के बाद आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट को निलंबित कर दिया है। ठीक है, तो क्यों किया, देखो अपन उसको समझते। जो आईसीसी है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड, उसने श्रीलंका जो क्रिकेट बोर्ड है उसको निलंबित कर दिया। क्यों कर दिया, तो श्रीलंका, ठीक है, तो आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को चलाने में सरकारी हस्तक्षेप के लिए, ठीक है, तो आईसीसी ने क्या कहा है कि तुम्हारे जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है उसमें क्या सरकारी हस्तक्षेप हो रहा है। तो सरकारी हस्तक्षेप को ये लोग मानते नहीं कि अगर सरकारी हस्तक्षेप कर रहा है कोई देश अपने क्रिकेट बोर्ड में तो उसको निलंबित कर देते। तो आईसीसी ने कहा कि क्रिकेट ने अपने मामलों में स्वायत्त रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता के अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। ठीक है, आईसीसी के जो नियम होते हैं उनके अनुसार क्या है, क्रिकेट बोर्ड के शासन, विनिमय या प्रशासन में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इनके नियम है आईसीसी के। ठीक है, कि इनकी जो क्रिकेट बोर्ड होती है किसी भी देश की, उसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो श्रीलंकाई संसद ने श्रीलंकाई क्रिकेट संचालन संस्था को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, तो उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि जो अभी वर्ल्ड कप में क्रिकेट जो है चल रहा था तो उसमें श्रीलंका की कंडीशन बहुत खराब थी। ठीक है, इसलिए ऐसा उन्होंने किया वहां की सरकार ने। तो यह प्रस्ताव श्रीलंकाई संसद द्वारा सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के समर्थन से पारित किया गया था। ठीक, इसमें क्या, भारत में चल रहे विश्व कप में श्रीलंकाई टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद श्रीलंकाई संसद ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया कि हम इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, हम इसकी देखभाल करेंगे। तो ये सब चीजें करने के लिए इन्होंने हस्तक्षेप किया है श्रीलंका क्रिकेट में। ठीक है, वहां की सरकार ने, इसलिए आईसीसी ने इसको निलंबित कर दिया। ठीक है, तो याद रखना ये कई क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत के किस पड़ोसी देश की क्रिकेट टीम को आईसीसी ने निलंबित कर दिया था, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी जो निराशाजनक प्रदर्शन रहा है वर्ल्ड कप में। और एक और क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, जो एंजेला मैथ्यूज है, ठीक है, वो वर्ल्ड कप किया पूरे विश्व में, ठीक, पूरे विश्व में पहली बार टाइम आउट होने वाले क्रिकेटर है। ठीक, तो याद रखना, मैंने इसमें लिखा नहीं और पिछले वीडियो में बताना था लेकिन बताया नहीं, तो नाम याद रखना, वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा, एंजेला मैथ्यूज। ठीक है, क्रिकेट इतिहास में पहली बार टाइम आउट दिए जाने वाले खिलाड़ी। ठीक, टाइम आउट का मतलब वही होता है कि एक विकेट कट जाए तो जो दूसरा खिलाड़ी नहीं आएगा तो उसको पिच पे 2 मिनट के अंदर पहली बॉल फेस करना है, यानी पहली बॉल खेलना है। ठीक है, तो इसका तो सभी को पता होगा कैसा क्या हुआ था। ठीक, बांग्लादेश के खिलाफ था। तो ये सब चीजें, साकिब अल हसन
वहाँ के कप्तान थे, तो उन्होंने ऐसी मांग की थी टाइम आउट वाली, ठीक है। तो वो सब पता हुआ, तो बस इतना याद रखना, एंजेला मैथ्यूज, ठीक है, टाइम आउट दिए जाने वाले पहले क्रिकेटर है, ठीक। तो ये भी याद रखना, ठीक है। लेकिन ये क्या, अब श्रीलंका जो आईसीसी वाला जो निलंबित किया था, तो उसको अब हटा भी दिया है, ठीक है। अभी कल की न्यूज़ थी, कल मैंने पढ़ा था, तो उसमें क्या है, इसको निलंबन जो लगाया था हटा दिया था कुछ कंडीशंस लगा के, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हो गई, लेकिन याद रखना निलंबित कर दिया था, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या, वीरेंद्र सहवाग, डायना एल्डोजी और अरविंद डी सिल्वा को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये नाम याद रखना तीनों, ठीक है। भारत के दो हैं इसमें, वीरेंद्र सहवाग और डायना एल्डोजी, ठीक है। जैसे वुमेन क्रिकेट की पूर्व कप्तान रही हैं डायना एल्डोजी, ठीक है। और अरविंदा डी सिल्वा, ये है श्रीलंका की, ठीक। तो ये नाम याद रखना, अरविंद डी सिल्वा और वीरेंद्र सहवाग और भारत की महिला टीम की पूर्व कप्तान डायना एल्डोजी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, ठीक है। तो आईसीसी के द्वारा दिया जाता है हॉल ऑफ फेम। एल्डोजी आईसीसी ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। तो ये नाम याद रखना, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है एल्डोजी, जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ठीक है। इनका क्रम क्या है, डी सिल्वा, एल्डोजी और सहवाग क्रम 110वें, 111वें और 112वें नंबर के खिलाड़ी हैं जिनको ये मिला है, ठीक है, हॉल ऑफ फेम, ठीक। तो ये नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में क्रिकेट के लंबे और शानदार इतिहास के दिग्गजों की उपलब्धियों को मान्यता देता है, ठीक है। मतलब जो अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है, तो वो ये शानदार इतिहास के दिग्गजों की उपलब्धियों को मान्यता देता है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट की वैश्विक शासी निकाय है, इसका मुख्यालय दुबई में, याद रखना ये भी कुछ। तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले, ये नाम याद रखना दोनों, ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो याद रखना वीरेंद्र सहवाग, डायना एल्डोजी और अरविंद डी सिल्वा, ठीक है। इसके पहले कई राहुल द्रविड़ को भी दिया जा चुका है इंडियन में, ठीक है। सचिन तेंदुलकर को भी दिया जा चुका है, अनिल कुंबले को भी दिया चुका है, सुनील गावस्कर को, काफी लोगों को इंडिया में दिया जा चुका है। तो करंट में कौन है, ये याद रखना, ठीक है। आगे देखो, ठीक। तो ये है डायना एल्डोजी, ठीक, इंडियंस, और ये श्रीलंका की खिलाड़ी है, ठीक है। और वीरेंद्र सहवाग, याद रखना, ठीक। आगे देखो, सुब्रत रॉय का लंबी बीमारी के बाद 75 साल की उम्र में निधन हो गया। तो याद रखना सुब्रत रॉय को, ठीक है। तो ये क्या है, ये सहारा समूह के संस्थापक थे, ठीक। तो याद रखना सहारा समूह के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे, सुब्रत रॉय, ठीक है। तो ये क्या, घोटाले के में भी इनका नाम आया था लगभग 2013 या 14 में, ठीक है। तो 2013-14 के आसपास एक इनका जो सहारा समूह था वो घोटाले के नाम में चल रहा था, काफी न्यूज में था उस टाइम पर, ठीक है। तो इन्होंने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। सहारा की जितनी भी चीजें होती हैं, ठीक है, सहारा के नाम सुने होंगे, सहारा एक चैनल भी आता था टीवी पे, ठीक। तो जितनी भी सहारा से रिलेटेड न्यूज़पेपर वगैरह, तो वो सुब्रत रॉय द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, उन्होंने ही सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी, वही है सुब्रत रॉय। नाम याद रखना, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। सुब्रत रॉय का जन्म बिहार में हुआ था, ठीक। उनके नेतृत्व में सहारा समूह ने हिंदी भाषा का समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा लॉन्च किया था, ठीक है। तो न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया गया था, ठीक। इनको 2011 में लंदन में पावर ब्रांड्स हॉल ऑफ फेम में अवार्ड्स में बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक। तो नाम याद रखना, सुब्रत रॉय किसके संस्थापक थे, सहारा समूह के संस्थापक थे, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, नासा और इसरो ने निसार, ठीक है, NISAR, ठीक है, निसार मिशन लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है, ठीक। तो नासा और इसरो मिलकर निसार मिशन लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो 2024 के 2025 के काफी मिशन लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है। इसमें गगनयान भी है और काफी है, ठीक है। तो निसार भी इम्पोर्टेंट है करंट में, तो ये थोड़ा समझ लो। निसार पहले तो यह याद रखना कि इन दो देशों की जो संस्था है, ठीक है, वो नासा और इसरो, ठीक है, यूएस और इंडिया। तो निसार मिशन पृथ्वी की गतिशीलता, प्राकृतिक प्रक्रिया और जलवायु परिवर्तन प्रभावों के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाएगा। तो ठीक है, जो पृथ्वी का वातावरण है, ठीक, प्राकृतिक प्रक्रियाएं, जलवायु परिवर्तन, उन सबकी जानकारी देगा निसार। रिपोर्ट्स के मुताबिक निसार मिशन 3 साल तक चलेगा, ठीक है। निसार एक लो अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। इसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका लक्ष्य है 12 दिनों में संपूर्ण विश्व का मानचित्र करना, तो पूरे पृथ्वी का मानचित्र का विश्लेषण करना, ठीक है, कहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में
कितना मतलब कमी हो रही है, बढ़ रहा है, क्या चीज हो रही है, इस सभी का वो क्या करेगा, अध्ययन करेगा। ठीक है, इसको अध्ययन से पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए निरंतर डेटा प्रदान करना है। ठीक है, तो पूरे विश्व का मानचित्रण करेगा। ठीक है, हॉटस्पॉट वगैरह, ठीक है, इन सब चीजों की क्या करेगा, जानकारी इकट्ठा करेगा। तो निशान मिशन याद रखना। और एक लो अर्थ ऑर्बिट मिशन है, तो ये अपने यहाँ पर ही रहेगा, और कक्षा के पास में, यानी कि ध्रुवों के पास में। ठीक है, ज्यादा ऊंचाई पर ही रहेगा। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट मिशन है, ऐसा नहीं है कि ये चंद्रयान 3 या कुछ ऐसा वो आदित्य, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना, निशान नाम याद रखना। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है ये भी याद रखना। आगे देखो, ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता है, तो सभी को ये मालूम होगा। ठीक है, तो इसका फाइनल कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक, और भारत में ही हुआ था ये वर्ल्ड कप 2023 का, तो याद रखना। ठीक है, इसने कब कब जीते हैं, 6 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और लास्ट में 2023। तो 6 संस्करण जीत चुके हैं, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा जीता जाने वाला क्रिकेट विश्व कप है। ठीक है, तो किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने। विराट कोहली को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, तो विराट कोहली को, क्योंकि इनके सर्वाधिक रन थे। ठीक है, ट्रेविस हेड को विश्व कप फाइनल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जो फाइनल का मैच चल रहा था उसके लिए प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, ट्रेविस हेड। इन्होंने भारत के खिलाफ शतक लगाया था फाइनल में। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मालूम होगी, इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बन जाए। ठीक है, सर्वाधिक रन किसके थे, तो विराट कोहली के। ठीक, उच्चतम स्कोर किसका था, ग्लेन मैक्सवेल का 201। सर्वाधिक शतक क्विंटन डी कॉक के। ठीक है, तो ये सब चीजें। सर्वाधिक विकेट किसने लिए, तो मोहम्मद शमी ने 24 विकेट। तो ये सब चीजें, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कि जो इससे रिलेटेड करके क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। ठीक है, तो ये देख लेना, वैसे ही मालूम नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकट रमन का चेन्नई में निधन हो गया। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना, दो नाम होगा, एक तो सुब्रत रॉय और एक ये। ठीक, एस वेंकट रमन। तो 1990 से दिसंबर 1992 तक आरबीआई के ये गवर्नर रहे थे। ठीक है, और 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, और ये 18वें आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो जब 1990 से 92 तक रहे थे, तो उनका नंबर क्रम था 18वें नंबर के आरबीआई गवर्नर। ठीक है, उन्होंने 1985 से 1989 तक भारत सरकार के वित्त सचिव के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था, 1985 से लेकर 1989 तक। ठीक है, आरबीआई गवर्नर नियुक्त होने से पहले ये कर्नाटक सरकार के सलाहकार थे। ठीक है, इतना कुछ याद नहीं रखना। और जिनका जन्म हुआ था त्रावणकोर रियासत के पद्मनाभपुरम डिवीजन के नागरकोइल शहर में, यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, सीधा सीधा याद रखना, नागरकोइल कहाँ पर है, तमिलनाडु में, प्रेजेंट में। ठीक है, तो याद रखना, तो नाम याद रखना, एस वेंकट रमन। ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखो, निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ की सैनिस पलासियोस 2023 की मिस यूनिवर्स बनी है। ठीक है, मिस यूनिवर्स बनी है, तो ये नाम याद रखना। ठीक है, सैनिस पलासियोस। ठीक, 2023 में मिस यूनिवर्स बनी है, याद रखना। ठीक है, ये 72वां संस्करण था मिस यूनिवर्स का। जो प्रतियोगिता होती है वो कहाँ पे हुई थी, सैन साल्वाडोर। ठीक है, अल साल्वाडोर में आयोजित हुई थी। ठीक है, और जो 2022 की थी, क्योंकि जो भी ताज पहनाया जाता है, तो पिछली जो विनर रहती है वही ताज पहनाती है प्रेजेंट विनर को। ठीक है, तो 2022 की जो विनर थी, ठीक, आर बोनी ग्रेवियर। तो ये नाम याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 2022 की है, करंट का ये भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो आर बोनी ग्रेवियर जिन्होंने 2022 का मिस यूनिवर्स जीता था, तो ये भी नाम याद रखना। और 2023 का किसने जीता है, सैनिस पलासियोस। तो ये दोनों नाम याद रखना। ठीक है, मिस यूनिवर्स। तो ये क्या था, इसमें क्या अपन कंप्लीट कर चुके नवंबर का 2nd और 3rd वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, एक दो अगर इसके न्यूज इंपोर्टेंट रह गए तो वो अपन आगे वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।